नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री की हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है उसकी आज हमारी थर्ड वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए, बीए का जो सिलेबस है उसमें अगर ये आपका सिलेबस है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के ये टॉपिक है, तो अगर ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी देखिए 18वीं शताब्दी का क्या मतलब है कि जब 1700 से लेके 1800 वाली सन चल रहे थे, तो यह है 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 1750 के बाद की ये बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी जो 19वीं शताब्दी है, यानी कि जो 1800 वाले साल है उसमें 1850 तक की बात हो रही है, में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया। इसे ही हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब है कि क्या इससे पहले जो सामान इस समय उद्योगों में बनाया जाने लगा, पहले भी सामान तो वो बनता था, लेकिन पहले वो छोटी छोटी जगहों पर, मतलब लोग अपने घरों में या फिर बहुत छोटे छोटे कारखानों में बनाते थे। लेकिन अब जो सामान है वो सारा का सारा सामान एक ही जगह बड़े बड़े कारखानों में बनाया जाने लगा। इसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यूरोप में ये कहां से शुरू हुई, कौन से देश से शुरू हुई? ये इंग्लैंड से शुरू होकर आराम आराम से पूरे विश्व में फैल गई। ठीक है। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ। तो अब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। वस्त्र उद्योग यानी जहां पे कपड़े जो हम पहनते हैं या जिनका हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो बनाए जाते हैं वस्त्र उद्योग में। तो क्या औद्योगिक क्रांति से पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे? ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो जो कपड़े बनाए जाते थे वो आम घरों में, मतलब लोग अपने घरों में बनाते थे, या फिर जैसे किसी ने कपड़े का कोई पार्ट तैयार कर दिया, चरखे के ऊपर कपड़े का जो ऊन का धागा बन गया, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे वो कपड़ा बनाया जाता था। मतलब वो जो प्रोडक्शन होता था बहुत छोटे लेवल पर होता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति में, अब औद्योगिक क्रांति से पहले क्या होता था कि जो मशीन्स हैं उनका यूज नहीं होता था, लोग अपने हाथों से कपड़ा बुनते थे। लेकिन फिर जब मशीनें आ गई और उनको फैक्ट्रियों में मशीनों को एस्टेब्लिश कर दिया गया, तो उन मशीनों का यूज करके जो कपड़ा बनाया जाने लगा, वहां से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या थे? एक तो इस समय में जो व्यापार पे प्रतिबंध थे उनकी समाप्ति हो चुकी थी, मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो कम हो चुके थे। उपनिवेशों का कच्चा माल तथा बाजार। उपनिवेश यानी आप यहाँ से क्या समझते हैं कि जैसे जो अंग्रेज बोलते हैं हमारे भारत देश पर, उन्होंने लगभग 200 साल या 190 साल शासन किया। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। वर्तमान में भी भारत जो है हमारा देश, हम कृषि के ऊपर निर्भर है। लेकिन उस समय में जो क्या होता था कि जो कच्चा माल होता था वो हमारे भारत जैसे देशों में जो उपनिवेश बन रहे थे यूरोप के देशों के, उनमें कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था और उनमें बाजार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। तो जो उपनिवेश वाले, यानी जैसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो उनके पास हमारे भारत से आसानी से कच्चा माल उनको मिल जाता था, और जो कच्चा माल को लेकर वो जो अपने कपड़े वगैरह तैयार करते थे उनकी खपत हमारे भारत जैसे बड़े बाजार में हो जाती थी। पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी। इस समय जो लोग हैं उनके पास जो पूंजी है, मतलब जो पैसा है, वो बढ़ता जा रहा था। तो जब अमीरों के पास पैसा आएगा तभी तो वो उनको उद्योगों में, फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट करेंगे, और औद्योगिक क्रांति यहीं से चलनी शुरू हुई। नई प्रौद्योगिकी यानी नई नई टेक्निक्स यूज हो रही थी। पुनर्जागरण काल यानी एनलाइटनमेंट और जो रेनेसा हमने पढ़ा, वो यहाँ पे शुरू हो चुका था। तो उससे भी जो औद्योगिक क्रांति है उसमें कुछ मदद मिली। राष्ट्रवाद, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी। कारखाना प्रणाली यानी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें, अब देखिए, पहले कपड़ा बनाया जा रहा है, कपड़े का कुछ पार्ट कहीं पर तैयार हो रहा है, कपड़े की जो फिनिशिंग है वो अलग जगह पे तैयार हो रही है। लेकिन अब जो कारखाना है उसमें एक ही जगह पे सारा काम एक ही जगह पे हो रहा था। हाथों की बजाय मशीनों द्वारा कार्य किया जा रहा था। औद्योगिक क्रांति से पहले जो ज्यादातर काम था, ज्यादातर क्या, मोस्टली सारा ही काम हाथों के द्वारा किया जाता था। लेकिन जो मशीनों के आने के बाद क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के आने के बाद क्या हुआ कि जो काम है वो मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव किस कैसे अगर हम डिस्कस करें तो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? आर्थिक परिणाम क्या हुआ औद्योगिक क्रांति के आने से? उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई। मान लीजिए कोई पर्सन है, अब वो हाथ से काम करके एक साल में कितने ज्यादा कपड़े बना देगा, लेकिन जब मशीन का यूज करके कपड़ा बनाया जाएगा तो उसमें वृद्धि बहुत ज्यादा होगी। शहरीकरण हुआ। शहरीकरण कैसे हुआ कि पहले लोग गांवों में मुख्यतः रहते थे, लेकिन अब जो फैक्ट्रियां हैं वो शहर में बनेंगी, तो जो गांव के लोग हैं वो शहर में काम करने जाएंगे फैक्ट्रियों में, तो वो वहां से डेली अपने गांव में तो नहीं आएंगे, वो वहीं पर
रहने लग जाएंगे। आर्थिक असंतुलन हुआ, बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, जैसे आज के समय में जो बैंक है, पहले भी लेन देन तो होता था, लेकिन इतनी ज्यादा लेन देन की आवश्यकता नहीं होती थी। लोग एक सामान को खरीदने के लिए बदले में बहुत से ज्यादा चांसेस होते थे कि दूसरा सामान लोगों को दे दें। लेकिन फिर जब औद्योगिक क्रांति आई तो वहां पे जो पैसा है, मुद्रा प्रणाली है, उसकी जो जरूरत है और ज्यादा पड़ने लगी। कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ। कुटीर उद्योग क्या होते हैं, छोटे छोटे उद्योग। मतलब अब जैसे कुछ लोहा पिघलाने के उद्योग थे जो लोग अपने घरों में काम करते थे, लोहे को पिघलाने का। कपड़े सिलने का काम जो लोग अपने घरों में करते थे। कपड़े बनाने का काम चरखे पर जो महिलाएं अपने घर में करती थी। तो जब औद्योगिक क्रांति आई, फैक्ट्रियां बनाई जाने लगी, तो क्या होता है कि जो कुटीर उद्योग है उनका विनाश हो गया। अब जब उनका विनाश होगा तो जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, उनमें जो कुटीर उद्योगों को चला रहे थे और अपना पालन पोषण कर रहे थे, उनका भी विनाश हो गया। इसका जो नुकसान और फायदा है यूरोप में अलग हुआ और हमारे भारत जैसे देशों में अलग हुआ। यूरोप में क्या हुआ, अब मान लीजिए एक वर्कर है जो अपने घर पर कपड़ा बनाने का काम कर रहा था, तो यूरोप में तो फैक्ट्रियां लग गई, तो वो फैक्ट्री में जाके काम कर लेगा। लेकिन नुकसान हुआ भारत वाले लोगों को, क्योंकि भारत में जो यूरोप में कपड़ा बना है वो भारत के बाजारों में आ जाएगा, ठीक है। और भारत में कोई फैक्ट्री लगी ही नहीं, तो जो भारत के मजदूर हैं उन समय में वो कहाँ पे जाके काम करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो खेती पर निर्भर होंगे। अब खेती पर अगर पहले एक गांव में 100 लोग निर्भर थे, अब जो 50 लोग हैं कपड़ा बनाने का काम कर रहे थे, अब वो भी अपना काम छोड़ के उनमें से भी 30 लोग गांव की उसी जमीन पर निर्भर हो गए। तो खेती में भी जो लोग हैं वहां पर भी तंगी आनी शुरू हो जाएगी। मुक्त व्यापार हो गई। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो 1813 का जो भारत में एक्ट आया, ठीक है, जो 1813 वाला एक्ट आता है उसमें क्या कहा जाता है चार्टर एक्ट में, कि इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ उसी को भारत में व्यापार करने की अनुमति थी, लेकिन अब अन्य लोगों के लिए भी भारत में व्यापार खोल दिया गया। ये सब कारण क्यों हो रहे थे, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन हो रहा था इंग्लैंड में, तो जो वो प्रोडक्शन है भाई उसको इंडिया में खपाना भी तो है, ठीक है। तो इसलिए जो व्यापार है वो अन्य लोगों के लिए भी खोल दिया गया था। आप इसको भारत से रिलेट करके पढ़िए। फिर सामाजिक परिणाम क्या क्या होते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होती है, नए सामाजिक वर्गों का उदय होता है। नए सामाजिक वर्गों का उदय आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग तो फैक्ट्री के मालिक होंगे, कुछ फैक्ट्री में जो अच्छी पोस्ट पे काम करते होंगे, जैसे मैनेजर हो गया, इंजीनियर हो गया उस समय के हिसाब से, और कुछ होंगे श्रमिक। तो यहां से मैंने आपको जैसे एग्जांपल ही दे दिया कि तीन तरह के जो लोग हैं वो तीन वर्गों का उदय हो जाता है। मानवीय संबंधों में गिरावट आनी, आप इसको सामाजिक परिणाम में लिख सकते हैं। नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आई, मतलब यहां से लोगों को क्या लगने लगा कि पैसा ही सब कुछ है। पहले जो लोग नैतिकता के तौर पे, मानवीयता के तौर पे एक दूसरे से सामान का आदान प्रदान करते थे, लेकिन जैसे ही मनी वाला सिस्टम आया तो लोगों में जो नैतिक मूल्य है उनमें थोड़ा पतन होने लगा। शहरी जीवन में गिरावट आने लगी। पहले जो शहर है उनकी जो बनावट है, उनका जो आकार है वो अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था, लेकिन अब जैसे फैक्ट्री में लोग काम करने जाएंगे तो वो जो फैक्ट्री के लोग हैं उनकी इतनी ज्यादा वहां पे मजदूरी तो नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, वो तंग तंग घरों में रहना शुरू कर देंगे। तो वहां पे जो बस्तियां हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां बस जाएंगी और इससे जो शहरी जीवन है उसमें भी गिरावट आ जाएगी। सांस्कृतिक परिवर्तन और शहरी जीवन में गिरावट, आप एक और चीज लिख सकते हैं कि जो फैक्ट्रियों का धुआं होगा उससे पोल्यूशन भी हो जाएगा। सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। बाल श्रम, अब मतलब जो ठेकेदार है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, जिसने फैक्ट्री चलाई हुई है, वो क्या करेगा, वो छोटे बच्चों को भी काम पर लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो सोचेगा, उसको ये मतलब नहीं है कि इसकी पढ़ाई खराब हो रही है, क्या खराब हो रही है, उसको मतलब है अपने काम से। तो बाल श्रम भी इस समय में बढ़ने लगा। महिला आंदोलनों का जन्म, आप कहेंगे मैं ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि महिलाएं भी अब जब फैक्ट्रियों में काम करने जाएंगी तो वो भी अपने आप को कभी ना कभी आके संगठित करेंगी, और संगठित होने के बाद वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। फिर है राजनीतिक परिणाम। समाजवादी विचारधारा यहाँ से उभरती है कि मान लीजिए समाजवादी विचारधारा में क्या होता है कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो अमीर हो गए, ठीक है भाई, तो वहां पे जो काम कर रहे हैं मजदूर, अब वो फैक्ट्री वालों को, अगर फैक्ट्री वालों से 100 रुपीज की अपनी मजदूरी ले रहे हैं तो वो बदले में 200 रुपए का काम करके उसको दे रहे हैं। तो अब अगर मजदूरों को ये बात समझ आ गई तो वो अपने आप को अपनी वर्कर यूनियनों में, श्रमिक संगठनों में ढालना शुरू करेंगे, श्रमिक संगठन बनाना शुरू करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार जो श्रमिक वर्ग है उनके आंदोलन चलने लगे, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने लगे और अपने जो फैक्ट्री मालिक है या फिर उस समय का जो शासन प्रशासन है उससे अपने अधिकारों के लिए मांग करने लगे। इस समय के प्रमुख आविष्कार भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में।
आपको जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप जब इन पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे तो यहाँ तक बन जाएगा, लेकिन आप कुछ प्रमुख आविष्कार भी लिख दीजिए। जैसे इस समय वाष्प इंजन का आविष्कार होता है, टेलीग्राफ का आविष्कार होता है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार होता है, रेल मार्ग, भारत में सबसे पहली रेल कब चली? 1853 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अब आप में से बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि आपने यहाँ पे लॉर्ड क्यों लगाया डलहौजी के नाम के आगे, क्योंकि वो एक अंग्रेज था। ये भी बात बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन भाई लॉर्ड मैं उसको भगवान नहीं कह रहा हूं, वो उसका टाइटल था। ठीक है, आप इस बात को जब कभी डीप में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इस्पात निर्माण मतलब जो रेल मार्ग है उसके लिए जो लोहे की पटरियां बनेंगी उसके लिए इस्पात का यूज होगा। फोटोग्राफी का यूज होता है, बिजली यानी विद्युत, वायुयान, एयरप्लेन वगैरह इस समय जो शुरुआती तौर पे हैं वो बनाए जाने शुरू हो गए थे। अब वर्तमान का जो एरोप्लेन है उससे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप उसको एरोप्लेन नहीं ही बोलोगे, लेकिन किसी भी चीज को शुरू करने के लिए जो शुरुआत होती है वो यहाँ पे हो चुकी थी। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।